हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएच क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बंगाल का द्वैत शासन और इसके आगे के घटनाक्रम के बारे में जानेंगे। तो बंगाल का द्वैत शासन कब कब से कब तक था? यह था 1765 से लेके 1772 तक था। 1765 से लेके 1772 तक था। 17 से 65 में क्या हुआ था? मैंने जो अभी पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था कि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने, है ना, कलकत्ता में या बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की थी। और 1765 में कौन था बंगाल का नवाब? आपको पता होगा, नजमुद्दौला था। बंगाल का नवाब नजमुद्दौला था, है ना, नजमुद्दौला बंगाल का नवाब था। अब क्या था ये बंगाल का द्वैत शासन? द्वैत शासन का तात्पर्य था कि दो तरह से शक्तियां डिवाइड थी। जो दीवानी अधिकार थे, दीवानी जो अधिकार थे वो कंपनी के पास थे, और जो प्रशासनिक उत्तरदायित्व था वो नवाब के पास था, है ना। दीवानी जो अधिकार थे वो किसके पास थे? वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे, मतलब कंपनी के पास थे। जबकि प्रशासनिक उत्तरदायित्व किसके पास था? प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब के पास था। उत्तरदायित्व नवाब के पास था, नवाब के पास था। इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों के पास, ये कह सकते हैं, वास्तविक शक्ति थी, और ये जो नवाब था इसके पास केवल उत्तरदायित्व था। वास्तविक शक्तियां मतलब अर्थात जो दीवानी अधिकार थे, पैसों से लेन देन संबंधी जो भी गतिविधियां होती थी वो कंपनी करती थी। अब हम देखेंगे द्वैत शासन जो लागू करने का कारण क्या था, है ना। द्वैत शासन लागू करने का कारण क्या था? कारणों की चर्चा करते हैं। तो सबसे प्रमुख कारण क्या होगा, बताइए। सबसे प्रमुख कारण ये है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं करना चाहती थी। क्यों नहीं करना चाहती थी? क्योंकि अगर वो प्रत्यक्ष नियंत्रण करती तो व्यापक जन असंतोष का उसे सामना करना पड़ता, है ना। प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इससे व्यापक जन असंतोष में वृद्धि होती है ना। इससे क्या होता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल उद्देश्य था कि आर्थिक लाभ को प्राप्त करना, तो उस आर्थिक लाभ को प्राप्त करने में इसको चुनौतियां और चैलेंजेस, जिसे हम चैलेंजेस कहते हैं, उसका सामना करना पड़ता है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है, अगर ये प्रत्यक्ष रूप से सत्ता ले लेती बंगाल की कंपनी, तो अन्य यूरोपीय शक्तियां जो वहां मौजूद थी, है ना, जैसे अन्य यूरोपीय शक्तियों में जैसे फ्रांसीसी वगैरह थे, है ना, पुर्तगाली वगैरह थे आसपास के क्षेत्रों में, तो उससे क्या होता, इन शक्तियों के मध्य संघर्ष हो जाता है ना। अन्य यूरोपीय शक्तियों के मध्य संघर्ष हो जाता, शक्तियों के मध्य संघर्ष हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्थिक हानि उठानी पड़ती। ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा तीसरा प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासन से उसे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था, इसलिए उसने प्रशासनिक उत्तरदायित्व से बचने के लिए भी देश शासन लागू किए। प्रशासनिक उत्तरदायित्व से बचने के लिए भी उसने उत्तरदायित्व से बचने के लिए भी उसने बंगाल में द्वैत शासन लागू किए। अब इसका परिणाम क्या हुआ? द्वैत शासन का जो द्वैत शासन लगाया गया है बंगाल में, उसका परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम अगर देखेंगे तो सबसे पहला ये है कि कानून व्यवस्था कमजोर हुई। कानून व्यवस्था कैसे कमजोर हुई? कानून व्यवस्था किसके हाथ में थी? बंगाल के नवाब के हाथ में थी। कानून व्यवस्था कमजोर। अब नवाब के पास दीवानी अधिकार तो कुछ था नहीं, तो वो इतना धन एकत्रित करके कैसे कानून व्यवस्था को सुधार सकते? तो कानून व्यवस्था में कमी आई, ये कानून व्यवस्था कमजोर हुई। दूसरा परिणाम क्या हुआ? कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से राजस्व का निर्धारण किया जाने लगा। मनमाने तरीके से राजस्व निर्धारित किया जाने लगा। क्यों किया जाने लगा?
क्योंकि कंपनी का तो मूल उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना था। मनमाने तरीके से राजस्व निर्धारण किया गया, राजस्व का निर्धारण किया गया, निर्धारण जो 1764-65 में जब द्वैध शासन लागू नहीं किया गया, जब जो किसानों के ऊपर भू राजस्व था वो 80 लाख रुपए लगाया गया था, है ना, 80 लाख रुपए लगाया गया था। लेकिन जैसे ही ये द्वैध शासन लागू हुआ तो 65-66 में 1765-66 में ये राशि बढ़कर 1 लाख मतलब 1.5 करोड़ रुपए हो गई, है ना, 80 लाख से बढ़कर ये 1.5 करोड़ रुपए हो गई। तो ये मनमाने तरीके से राजस्व निर्धारित करने लगे। तीसरा क्या हुआ, जो कंपनी के कर्मचारी है वो निजी व्यापार में संलग्न हो गए, जो कंपनी के कर्मचारी थे वो निजी व्यापार में संलग्न हो गए। इससे क्या हुआ कि जो कंपनी का ओवरऑल व्यापार था खुद का कंपनी का, उसमें कमी आई, है ना। इससे क्या हुआ, निजी व्यापार करने लगे कंपनी के अधिकारी, तो कंपनी के जो व्यापार है उसमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अतः अब क्या होता है, इन सब चीजों को देखते हुए 1772 में वॉरेन हेस्टिंग आता है ना, वॉरेन हेस्टिंग आता है, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग आता है जो द्वैध शासन को समाप्त कर देता है और ब्रिटिश सत्ता की स्थापना करता है ना। 1772 में जो बंगाल में द्वैध शासन था वो समाप्त हो जाता है और पूर्णतः ब्रिटिश सत्ता की स्थापना करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्लासी से शुरू हुई नियंत्रण की प्रक्रिया यहाँ पर आकर पूर्ण हो जाती है। जब 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वैध शासन को समाप्त कर देते हैं तो प्लासी से आ रही जो नियंत्रण की प्रक्रिया को साकार रूप मिल जाता है ना, साकार रूप इसको मिल जाता। अब हम देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के अंतर्गत मैसूर राज्य को किस तरह से ब्रिटिश ने छीना, है ना, मैसूर राज्य को किस तरह से ब्रिटिश ने छीना। तो मैसूर राज्य के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले विजय मैसूर कौन सा, कर्नाटक के जो आसपास का क्षेत्र है वो मैसूर कहलाता है। तो यहाँ पे पहले कौन सा साम्राज्य था, यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य था, है ना, विजयनगर साम्राज्य था। मैसूर में विजयनगर साम्राज्य था, है ना। तो इसका विघटन हुआ तो कौन आया, ओडियार, मैसूर पर ओडियार वंश का शासन स्थापित हुआ, है ना। विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, उसके बाद मैसूर में ओडियार वंश का शासन आया। इसका शासक था एक प्रमुख चिक्क कृष्णा राजा, चिक्का कृष्ण राज, चिक्का कृष्ण राज इसका शासक था। इसके दो सेनापति थे, है ना, दो सेनापति थे। कौन कौन से थे, एक था देवराय और एक था नंदराज, एक था देवराज और एक था नंदराज, नंदराज, ठीक है, एक था देवराज और एक था नंदराज। ये सेनापति था और ये वित्त मंत्री था। अब इन दोनों को पराजित कर, इन दोनों को पराजित कर हैदर अली, हैदर अली मैसूर का शासक बन जाता है, हैदर अली मैसूर का शासक बन जाता है ना। और ये मैसूर पर अधिकार कब कर लेता है, 1761 में मैसूर पर अधिकार कर लेता है ना, 1761 में मैसूर पर अधिकार कर लेता है। हैदर अली कौन था, हैदर अली इन्हीं के जो चिक्का कृष्ण राजा के अंतर्गत ही एक सैनिक था, लेकिन ये इन दोनों को हराकर मैसूर पर नियंत्रण कर लेता है, देवराज और नंदराज को। ये दोनों कौन थे, ये दोनों चिक्का कृष्ण राज के अंतर्गत सेनापति और वित्त मंत्री थे, है ना। ओडियार वंश का जो चिक्का कृष्ण राज था उसके अंतर्गत देवराज और नंदराज सेनापति और वित्त मंत्री थे। और हैदर अली क्या था, हैदर अली सामान्य सैनिक था, लेकिन हैदर अली देवराज और नंदराज को हराकर मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है और 1761 में मैसूर पर वो अधिकार कर लेता है ना, 1761 पर। अब आगे का हम घटनाक्रम देखते हैं। अब 1780 से 81 की थोड़ा सा घटनाक्रम हम देखेंगे, मतलब जानेंगे इसके बारे में। ये क्या था, ब्रिटिश के लिए सबसे कमजोर समय था, उनके प्रतिकूल समय था। कैसे था, एक तो दो तरह से था, एक तो भारत में था और एक वैश्विक स्तर पर था। तो भारत में हम सबसे पहले देखते हैं, भारत में क्या था, भारत में जो मैसूर, मराठा और निजाम, कौन कौन, मैसूर,
मराठा और निजाम। मैसूर, मराठा और निजाम, मैं तीनों बता देता हूँ कहाँ है। जैसे ये भारत का नक्शा मानते हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र था, इस वाले क्षेत्र को हम मराठा वाला क्षेत्र कहते हैं, मराठा। ये वाला क्षेत्र, ये निजाम, हैदराबाद के निजाम इनको बोलते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये मैसूर वाला क्षेत्र। तो ये तीनों शक्तियां एक हो गई है ना, और ब्रिटिश के विरुद्ध हो गई। ये तीनों शक्तियां एक हो गई, इन्होंने त्रिकूट बना लिया। तीनों भारतीय शक्तियां एक हो गई, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना त्रिकूट का निर्माण किया। तो ये भारत में थी। वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा था, है ना, वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा था, वैश्विक स्तर पर ये चल रहा था कि अमेरिका में वैश्विक स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, जिसमें ब्रिटेन के विरुद्ध फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, है ना, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड जैसे देश थे। और अमेरिका उपनिवेश की स्वतंत्रता पर ये लोग बल प्रदान कर रहे थे। और अमेरिका किसका उपनिवेश था, अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश था। इसलिए सभी लोग ब्रिटेन का विरोध कर रहे थे कि इस उपनिवेश को छोड़ा जाना चाहिए। उनमें कौन कौन प्रमुख थे, उनमें थे स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस, ये सब किसके विरुद्ध थे, ब्रिटेन के विरुद्ध थे। तो इसलिए इनको सर्वाधिक 1780 से 81 का जो समय था, वो ब्रिटिश के लिए काफी, ब्रिटेन सरकार के लिए काफी चैलेंजिंग टास्क या चैलेंजिंग समय था। तो ये पूरा हमने इस तरह से इसको देखा। अब हम देखेंगे आंग्ल मैसूर राज्य का किस तरह अंग्रेजों ने अधिग्रहण किया। तो हम उसकी प्रक्रिया को एक निर्धारित क्रम में देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना, अंग्रेजों और मैसूर राज्य के मध्य जो युद्ध हुआ उसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये युद्ध कब हुआ था, 1767 से 69 तक ये चला था, है ना। तो इस युद्ध में क्या हुआ था, इस युद्ध में ये हुआ, हैदर अली तो मैंने बता ही दिया कि हैदर अली ने मैसूर राज्य पे जो नियंत्रण कर लिया था। तो हैदर अली शासक था मैसूर का। फ्रांस के साथ ये हैदर अली के फ्रांस के साथ मित्रतापूर्ण संबंध थे। फ्रांस के साथ ये मित्रतापूर्ण संबंध थे, है ना। फ्रांस के साथ ये मित्रतापूर्ण संबंध बना के रखता था। इससे क्या हुआ कि इससे ब्रिटेन का विरोध, ब्रिटेन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य तनाव में वृद्धि हुई, हैदर अली की ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार के मध्य तनाव में वृद्धि हुई। और ये ब्रिटिश विरोधी नीति भी अपनाता था हैदर अली। इसी क्रम में मैसूर और अंग्रेजों के मध्य विवाद हुआ, जिसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। इसके तहत मद्रास की संधि होती है ना, ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है, मद्रास की संधि होती है। इस संधि के तहत दोनों एक दूसरे के क्षेत्रों को लौटा देते और इस बात का घोषित किया जाता है कि अगर मैसूर राज्य पर किसी तरह का कोई आक्रमण होगा तो उसमें अंग्रेज इसकी सहायता करेंगे, मैसूर राज्य की सहायता करेंगे, ठीक है। लेकिन आगे जाके किस तरह से रणनीतियों में या घटनाओं में परिवर्तन होता है वो हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।